सादा जय जिनेंद्र। मैं कुशाल चोपड़ा का हार्दिक स्वागत करता हूं हाजिर उषा कार्यक्रम में। आज हमारे समक्ष ऐसे व्यक्तित्व हैं जो पॉलिटिकल करियर के, आप राहुल द्रविड़ बोल लीजिए, हसमुख के कवि बोल लीजिए, हर दुविधा का एकमात्र सॉल्यूशन श्रीमान पाटिल जी हमारे कार्यक्रम में आए हैं। नमस्कार सर। नमस्कार, आपका स्वागत है सर। हमें ये बताइए, आपकी जर्नी कहाँ से चली? आपका पैदाइश, पढ़ाई लिखाई कहाँ पर हुई? बेलगांव जिला में अथनी तालुका, वह एक हमारा छोटा सा गांव है शिनाव करके, वो मेरा ओरिजिनल गांव है। और मेरी माँ तो महाराष्ट्र सांगली जिला में जो एक करनाल नाम का गांव है, वहाँ के मेरी माँ है। एक महाराष्ट्र और करनाल एक दोनों मिलकर इतना दोनों कर्नाटक और महाराष्ट्र दोनों में जो संगम होना चाहिए वो संगम हो गया। तो आपकी पढ़ाई लिखाई कहाँ पर हुई सर? पढ़ाई सब मेरे गांव में हो गई। उस वक्त तो हमारे गांव में मराठी शाला थी, तो कन्नड़ी तो नहीं था। बाद में हाई स्कूल हमने वहीं बाजू के गांव में एक मोड़ी करके गांव है, वहाँ मेरा हाई स्कूल का शिक्षण हो गया। बाद में मुझे खेती करना था, इसलिए मैंने कोल्हापुर एग्रीकल्चर जो कॉलेज है महात्मा फुले कृषि यूनिवर्सिटी का, वो कॉलेज में एडमिशन लिया और 74 में BSc एग्री डिग्री लेकर मैंने जो लास्ट पेपर लिखकर वो दिया और बस पकड़कर मेरे गांव आया और मैंने उसी दिन खेती शुरू की। पहले दिन मैंने हल चलाया, एक गाय का जो गोटा रहता है शेड, वो सब साफ किया। जो भी किसान काम करता है, कोई भी काम मैंने छोड़ा नहीं, हर काम मैंने हाथ से किया है। सर, आप ग्राउंड लेवल से इस लेवल पर पहुंचे, आज मिनिस्ट्री लेवल पर आए हुए हैं। रास्ता आसान नहीं हुआ होगा, हर चुनौती वगैरह सब कुछ। जैसे आपका फर्स्ट इलेक्शन हुआ या आपने पहली बार किसान का फसल का काम किया होगा, तो एक्सपेक्टेशन, पहला जो फसल निकला, आपको वो दिन कैसे याद आता है? मैं जब पहली बार हमारे गांव को आया था तो उस वक्त हमारे गांव में इरिगेशन कुछ भी नहीं था। अब पूरा गांव में गन्ना है, ये 50,000 टन गन्ना भेजते किसान। लेकिन उस वक्त वो पूजा के लिए जो गन्ना चाहिए था तो वो भी मार्केट से परचेस कर लाते थे हमारे लोग। मैं गया, बहुत बुरा हाल था वहाँ, कुछ भी नहीं उगाता था, पानी नहीं था। मैंने सोचा कि जब तक किसान को पानी नहीं मिलता है तब को वो किसान काम कुछ नहीं कर सकता है। बहुत कोशिश किया। पहले मैंने मेरा खुद का खेत इरिगेशन हो गया, उसमें पैसा आया। बाद में मैंने सभी लोगों को इकट्ठा करके एक 400 एकड़, हमारे गांव की 400 एकड़ जमीन, एक हनुमान कोऑपरेटिव लिफ्ट इरिगेशन करके एक इंस्टीट्यूट शुरू किया। और वह वो जो सोसाइटी थी, वो सोसाइटी से 400 एकड़ का एक मैंने इरिगेशन किया। वो जो हो गया, बाद में और एक अथनी में कृष्णा कोऑपरेटिव लिफ्ट इरिगेशन, वो 600 एकड़ का है, वो भी 2 साल में पूरा हो गया। और छोटे छोटे उस वक्त मैंने 10-15 100, 150, 200 के छोटे छोटे इरिगेशन बहुत सारे किया। वो सब जो हमारे लोग थे, वो इरिगेशन जिसको करके दिया था, वो सब लोगों ने एक दिन मेरे पास आकर बोला कि साहब, हम सब गन्ना उगा रहे हैं लेकिन कोई हार्वेस्ट टाइम पर नहीं होता है, बिल अच्छा नहीं मिलता है, आप एक छोटी सी शुगर फैक्ट्री शुरू कीजिए, बहुत अच्छा होता है। मेरे भी मन में था, लेकिन वो उस वक्त शुगर फैक्ट्री शुरू करना तो बहुत मुश्किल का काम था। लेकिन मेरे एक रिलेटिव थे, मेरे मशरी भाई सांगली में, विष्णु अन्ना करके, वो और शरद पवार जी बहुत नज़दीक के लोग थे। तब मैंने जब उनको मिला, उन्होंने हमें ग्रीन सिग्नल दिया, काम शुरू हो गया। बाद में हमने इथेनॉल प्लांट शुरू किया, वो एक्सपेंशन किया। आज मेरे पास वो 11,000 डेली क्रशिंग का प्लांट है, 1 लाख इथेनॉल का प्लांट है और 52 मेगावाट का एक कोजनरेशन है। और मैंने कोल्हापुर जिला में एक शुगर प्लांट हमने परचेस किया है, वो डेली 3,500 क्रशिंग होता है। और लीज पर 2 हमने 22 साल के लीज पर 2 शुगर प्लांट लिया है। वहाँ एक और भी इथेनॉल प्लांट डेली 1 लाख लीटर का, वहाँ भी एक प्लांट शुरू हो गया है हमारा पिछले साल।
और सभी मिलाकर इस साल हमारा 26 लाख टन गन्ना क्रशिंग किया है और कुछ 6 करोड़ लीटर इथेनॉल बनाया है। सर आप कृषि में थे, पॉलिटिक्स में आने का कारण? मैंने शुगर फैक्ट्री शुरू की 2001 में। शरद पवार इनोवेशन के लिए आए थे, बहुत लोग आए थे। शरद पवार साहब ने बोला मैंने बहुत सारे शुगर फैक्ट्री देखे हैं, हमारे यहाँ भी बहुत शुगर फैक्ट्री है कोऑपरेटिव में, लेकिन कोऑपरेटिव होते हुए भी उनका चलाने का तरीका प्राइवेट जैसा है। और श्रीमंत पाटिल साहब ने प्राइवेट शुगर फैक्ट्री निकाली है, लेकिन उनका तरीका है कोऑपरेटिव जैसा, यानी कि लोगों को इकट्ठा करके लोगों के लिए जो काम करता है वो कोऑपरेटिव। ये अजब ये घटना है, उसी दिन बोला था साहब ने। तो मैंने शुरू किया, लोगों आते रहे, बहुत सारे उनके काम प्रॉब्लम रहते थे, प्रॉब्लम लेकर आते थे। किसी का घर में शादी होती थी, किसी को हॉस्पिटल के लिए पैसा लगता था, किसी को कुछ, बहुत सारे लोग मेरे पास आते थे। हम मुझसे जितना भी होता था लोगों का काम करते चला गया। वहाँ भी मैंने सोचा कि अगर यहाँ इरिगेशन किया तो लोगों को भी बहुत अच्छा होता है। तो जहाँ पानी पीने के लिए भी कभी नहीं मिलता था, 6-6 महीने टैंकर से पानी दिया करते थे गवर्नमेंट। तो वहाँ मैंने 25-25 किलोमीटर तक ये लिफ्ट इरिगेशन करके उनको पानी दिया। वहाँ बहुत एक किसान ने 1 एकड़ में 100 टन भी गन्ना हो गया है। इतना अच्छा तरीके से वो काम कर रहे हैं। परसों ही नाबार्ड के एक्स चेयरमैन यशवंतराव थोरात थे, उनको पता चला कि श्रीमंत पाटिल साहब ने बहुत अच्छा काम किया है, तो परसों ही आए थे। वो सब उनके सब देखा वो इरिगेशन स्कीम वगैरह, वो किसान लोगों को गन्ना देखा, तो उनको इतना इम्प्रेस हो गए वो कि ऐसा काम मैंने कभी नहीं, मैं चेयरमैन था, पूरा मैंने देश सब घूम कर देखा है, लेकिन ऐसा काम कहाँ नहीं देखा है। वो भी बोल रहे थे कि टेक्निकली जो चाहिए मैं सब स्टडी करके वो काम किया है, इसलिए वो सब सक्सेस हो गए हैं। तो ये मैंने सोचा कि मैं मेरी फैक्ट्री से पैसा डालकर काम कर रहा हूँ, लेकिन वो उस लिमिटेशन है उसके लिए। अगर पॉलिटिक्स में जाकर कुछ इससे भी ज़्यादा काम हो सकता है तो क्यों न जाए, तो इसलिए पॉलिटिक्स में आया। ये खाली 8-10 साल में मैं पॉलिटिक्स में रहा हूँ, पहले तो पॉलिटिक्स मेरे दिमाग में नहीं था। सर आप किसान से एग्रीकल्चर, इतना बड़ा वास्ट प्लांट, शुगर फैक्ट्री डालना, सब कुछ करना, इतना वर्कलोड, प्रेशर आ जाता है। आज के डेट में आप देखने जाएं तो छोटा सॉफ्टवेयर इंजीनियर रहता है, थोड़ा सा बॉस का ये वो आता है तो प्रेशर होके घर में हाँ वो कर देता है। आपके पास 36 कौम, कोई कभी सवेरे कैसे शाम में आते रहते कोई ना कोई दुविधा, पर आपकी हंसी हमेशा वही की वही रहती है, उसका राज क्या है? मैं पैसे के लिए काम नहीं करता हूँ, खुशी के लिए करता हूँ। अगर जिस काम में मुझे खुशी मिलती है वो काम मैं करता हूँ, इसीलिए मुझे टेंशन नहीं आता है। मैं काम करता हूँ खुशी के लिए, उसमें मेरा पैसा मिलना ये अलग बात है। अगर मैंने अच्छा किया तो पैसा मिलेगा ही, लेकिन मेरा जो ये है सोच वो काम करने में ज़्यादा है। सर आज पूरा जैन समाज आपको राहुल द्रविड़ बोल रहा है, जो जैन समाज के साधुओं का 70 साल या भारत में किसी गवर्नमेंट ने नहीं देखा। विहार धाम के लिए आपने 2 मीटिंग में आपने हाँ बोल दिया, हॉस्टल के लिए हाँ बोल दिया। गौतम भाई आपके बारे में बोलते हुए रुकते नहीं हैं, तो वो जादू आपने कैसे किया? ये गवर्नमेंट में मुझे जो माइनॉरिटी वेलफेयर के जो पोर्टफोलियो मिला है, ये माइनॉरिटी लोगों के जो मैं सेवा कर रहा हूँ, ये मेरे लिए बहुत खुशी की बात है। गौतम साहब मेरे पास आए कि उन्होंने बोला कि साहब हमारे जो साधु लोग रहते हैं वो तो कोई व्हीकल नहीं उपयोग करते, पैदल ही जाते हैं, तो 10-15 किलोमीटर के बाद उनको लिए कुछ रहने की सुविधा चाहिए, तो कहाँ भी नहीं मिलती है, बहुत उनको तकलीफ हो रही है। मैंने बोला कि नहीं ऐसा है तो हम ऐसा करेंगे, गवर्नमेंट कोई प्लॉट जगह नहीं दे सकती है, लेकिन अगर आप जहाँ जहाँ हमें एक जगह देंगे वहाँ हमें एक विहार बनवा दूंगा,
मेरे जो माइनॉरिटी डिपार्टमेंट है उसी से मैं बनवा दूंगा। कुछ भी आप सोचिए मत। मुझे खाली जब एक मिलता है तो एक दीजिए, 10 मिलेगा तो 10 दीजिए, मैं पूरा बनवा कर दूंगा, ऐसा बोल दिया। क्योंकि साधु लोग हैं, संत लोग हैं। साधु संत जो हमारे देश में, साधु संत को बहुत ये है, रिस्पेक्ट देना चाहिए कि ये साधु संत की भूमि है हमारी। तो इस उनको साधु संत की सेवा मेरे हाथ से हो रही है तो मैं कर रहा हूँ, मुझे उसमें बहुत खुशी भी है। जैसे साधु संत को इसके बारे में पता चला, आपके को खूब खूब अनुमोदना और आशीर्वाद वगैरह सब भेजा, जैसे आचार्य शिव मुनि हो गए, विमल सागर जी महाराज सब हो गए, सब कुछ लोगों ने आपके लिए खूब खूब अनुमोदना बोले। आज जैन समाज आपके ऊपर अच्छा खासा एक्सपेक्टेशन आपके प्रति, जो अभी तक 70 साल में कोई काम नहीं हुआ, आप इतना अच्छा काम कर रहे हैं, इसके लिए जैन समाज आपके प्रति बहुत आभार है। पर आगे और क्या लेके आ सकते हैं आप? अभी और एक बात, एक गौतम साहब और आपके बहुत सारे लोग थे, उन्होंने बता दिया था कि हमारे जैन समाज के जो लड़के रहते हुए स्टूडेंट्स, वो थोड़ा उनका खान पान ज़रा अलग रहता है, नॉनवेज नहीं चलता है, बहुत सारे रिस्ट्रिक्शन रहते हैं। अगर हमें एक अलग सा हॉस्टल मिल गया तो बहुत अच्छा होता है। तो मैंने बोला दे कि वो भी करेंगे हम। पहले तो एक 10 हॉस्टल आपको बना देंगे और आगे भी अगर ज़रूरत है तो वो भी कर देंगे। तो वो भी हमने ये बजट में अप्रूव किया है। और भी एक बार मीटिंग लिया था सब लोगों की, और एक बार मैं मीटिंग लेने वाला हूँ कि हमारे पास जो गवर्नमेंट एलोकेशन करता है, अगर हम क्या करना चाहिए, आप मुझे सब पता नहीं चलता है। आप बोले आपको क्या चाहिए तो उसके मुताबिक हम स्कीम बनवाएंगे और काम करेंगे। तो एक बार सभी का ओपिनियन लेकर जो जो काम उनको ज़रूरत है वो करेंगे हम। सर, जैसे आपने क्रिश्चियन बोर्ड है या वाक बोर्ड है, जैन बोर्ड कब तक आपके अंदर मिल सकता है? आपके कार्यकाल में हमें अपेक्षा है कि आपके कार्यकाल में होना चाहिए। प्री बजट मीटिंग में हम बैठे थे, हमारे सम्मानीय मुख्यमंत्री थे, साहब से हमने बोला कि साहब जो क्रिश्चियन डेवलपमेंट काउंसिल है, वैसे ही एक जैन डेवलपमेंट काउंसिल अगर बना दिया तो उन लोगों को भी अच्छा रहता है। तो साहब ने ग्रीन सिग्नल दिखाया था, लेकिन वो बजट में नहीं आया है। हम फॉलोअप करेंगे, साहब से रिक्वेस्ट करेंगे और वो जल्दी से ही वो एक जैन डेवलपमेंट काउंसिल बनाएंगे। सर, अभी कंपाउंड वॉल या कोई भी कम्युनिटी का कंपाउंड वॉल करने के लिए 50 लाख रुपया दिया जाता है, जैन कम्युनिटी को सिर्फ 10 लाख रुपया दिया जा रहा है। कुछ विशेष कारण? नहीं, ऐसा कुछ कारण नहीं है। मैं परसों एक बार कोलार डिस्ट्रिक्ट को विजिट किया था, पहली बार गया था कोलार को मैं। वहाँ हमारी रिव्यू मीटिंग थी, तो वहाँ भी जैन समाज के लोग थे। उनको पता चला कि यहाँ माइनॉरिटी वेलफेयर मिनिस्टर आए, तो वो सब मुझे आकर मिले कि साहब हम यहाँ है, बहुत सारे लोग हैं, लेकिन हमें अभी तक गवर्नमेंट से कुछ भी नहीं मिला है। तो थोड़ा हमारा क्या क्या हम कर रहे हो सब थोड़ा दिखे। वो रात हो गई, 8 बजे थे, फिर भी मैं गया उधर, वो सब क्या कर रहे थे वो सब देखा। उन्होंने बोला कि साहब हम एक समुदाय भवन बनवा रहे हैं, हम बहुत सारा खर्च किया है हमारे पॉकेट से, लेकिन अब हमारे पैसा नहीं है, तो आप अगर कुछ मदद किया तो हमारा ये समुदाय भवन बनेगा। तो मैं कुछ तो आपको देता हूँ। आज मैं कितना देने वाला हूँ आज नहीं बताऊँगा, क्या मुझे पता नहीं वो क्या है। मैं आकर अगले दिन सब दिखा तो वहाँ था पैसा, तो मैंने उनको भी नहीं बोला, मेरे हाथ से ही 1 करोड़ लिख कर साइन करके उनको दे दिया पैसा। सर, केएमडीसी या माइनॉरिटी सेल को और क्या डेवलपमेंट करने वाले हैं आपके कार्यकाल के अंदर? ये क्या है, माइनॉरिटी लोग में बहुत पुअर, बहुत गरीब लोग भी है, बहुत उनको कुछ उद्योग नहीं है, काम नहीं है, घर चलाने के पैसा नहीं मिलता है। मैंने क्या सोचा है कि अगर ये हम जो एजुकेशन शिक्षण दे रहे हैं वो खाली 10th स्टैंडर्ड और 12th स्टैंडर्ड, ये साइंस आर्ट, ये एजुकेशन से कुछ जॉब नहीं मिलता है। हम ऐसा सोच रहे हैं कि एक ITI इंस्टीट्यूट और एक पॉलिटेक्निक कॉलेज हर एक
जिला में एक ITI इंस्टीट्यूट और एक एक डिवीजन में एक पॉलिटिकल कॉलेज निकालने के बाद वो माइनॉरिटी के सभी जो गरीब लोग रहते हैं वो आए गए। वो ITI तो ऐसा है कि वायरमैन होता है, वेल्डर होता है, फिटर होता है, बहुत सारे ट्रेड रहते हैं। वो बाहर जाकर कहाँ भी काम, बहुत सारे फैक्ट्रीज आ रहे हैं, उद्योग आ रहे हैं, शुगर फैक्ट्रीज आ रहे हैं, तो वहाँ तो ITI की बहुत ज़रूरत रहती है। वो उनको जॉब मिलेगा, घर चलाएंगे, अच्छा रहेंगे, तो वो भी हम अभी कर रहे हैं। सर जैसे अपने माइनॉरिटी सर्टिफिकेट लेने के लिए जब भी तहसीलदार ऑफिस में जाते हैं बिना रीज़न बोल देते थे कि आपको माइनॉरिटी सर्टिफिकेट नहीं दिया जा सकता है, उसका कोई एक डेटाबेस या लिस्ट ऐसा बन सकता है कि ये डॉक्यूमेंट्स है तो माइनॉरिटी सर्टिफिकेट देना अनिवार्य है, यदि जैन कम्युनिटी हो या सिख हो या क्रिश्चियन हो, कभी भी जाते हैं वो कुछ ना कुछ बोल के पेपर को रिजेक्ट कर देते हैं, या फिर इसका कोई ऑनलाइन प्रोसेस कुछ करवा सकते हैं आप? माइनॉरिटी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने डिक्लेयर किया है। ये जैन समुदाय को भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने डिक्लेयर किया है, वो सब ऑर्डर है। अगर जैन है तो देना ही पड़ेगा। वो क्या, वो अगर कोई प्रॉब्लम है तो हमें बोल दिया तो हम वो सॉल्व करेंगे। बहुत सारे हम लोगों ने अप्लाई किया हुआ था, तो अभी तक माइनॉरिटी सर्टिफिकेट नीड लागू दिल्ला करके बोल के मैसेज ऑनलाइन पोर्टल में दिखा नहीं, रहा है। हम क्या करेंगे अब, सभी जो तहसीलदार ऑफिस रहते हैं एक सर्कुलर निकाल के भेजेगी कि बाबा ये ऐसा मत करो, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का अगर ऑर्डर है तो आपको क्या तकलीफ है देने में, तो देना चाहिए। हम पूछेंगे उनको, बोलेंगे। और एक सर 3B के अंदर जब भी हम अप्लाई करते हैं, जो भी गरीब वर्ग के जैन लोग हैं, सिर्फ दिगंबर जैनों को दिया जा रहा है, श्वेतांबर जैन को नहीं दिया जा रहा है। अप्लाई करना है तो उनको फिर श्वेतांबर जैन से वो दिगंबर जैन में कन्वर्ट होकर लेना पड़ता है सर्टिफिकेट, तो वो जैन श्वेतांबर में कब तक ला सकते हैं? ये मुझे पता नहीं, तो परसों किसने तो बोला, लेकिन ये ऐसा नहीं होना चाहिए। एक बार जैन बोले तो उसमें भी अगर ये श्वेतांबर ये और करने के वो कोई मतलब नहीं है, तो हम नहीं, वो मुझे पता नहीं है, मैं देखूंगा और वो अगर ऐसा कुछ है तो वो सब दुरुस्त करूंगा मैं। ये कब तक हो सकता है सर अंदाज? वो अगर मेरे हाथ में अधिकार में है तो मैं कल ही कर दूंगा, लेकिन पूछना होगा, हमारे लीगल सेल को पूछना होगा कि ये कैसे करना है, क्या करना है, उनसे लीगल एडवाइस लेकर करूंगा। सर आपके हंसी के बारे में सब लोग इतना तारीफ करते हैं, उसका कारण क्या है? आपके पास कभी भी कोई भी आता है, हज़ारों टेंशन्स लेके आता है, आप इंस्टेंट सॉल्यूशंस देते हैं। समझ लीजिए हम लोगों के वर्ग के लोग, हम लोग 2 दिन 3 दिन भी डिस्कशन कर लें, आपके पास आए, आप 2 सेकंड 30 सेकंड के अंदर मैक्सिमम रिजल्ट आंसर देते हैं। ये लोगों का काम करने में मुझे बहुत खुशी है। अगर एक दिन मेरे पास कोई नहीं आया तो मुझे ऐसा लगता है कि आज मेरा दिन बहुत बुरा गया। तो मैं कभी भी, मेरा जो भगवान है वो सर्वशक्तिमान, सर्वज्ञ और सर्वव्यापी जो बोलते हैं ना, वो मेरा भगवान है। मेरा भगवान कोई मंदिर में नहीं है, कहाँ भी नहीं है, और ये पत्थर की मूर्ति भी मेरा भगवान नहीं है, सभी जगह है। यानी जो लोग बैठे हैं, आपके अंदर भी भगवान है। तो आप भगवान जैसे मेरे सामने बैठे, मैं ऐसा समझता हूँ कि आगे जो बैठा है आदमी वो भगवान है, उनकी सेवा मैं कर रहा हूँ, इससे मुझे बहुत ज़्यादा खुशी होती है। इतना स्पॉन्टेनियसली जो पॉजिटिवनेस वगैरह सब आता है, आपके इंस्पिरेशनल गुरु कौन है, या जिसको आप आइडल मानते हैं? एक क्या है, मैं बहुत रीडिंग भी मैंने बहुत किया है। हमारे देश में जितने भी महामानव हो गए हैं, सभी का जो चरित्र रहता है, बायोग्राफी, सब मैंने पढ़ा है। 5-6 साल मैंने डेली 8-8 घंटे सभी का, ये लोकमान्य तिलक रहने, गोखले जी रहने, महात्मा गांधी रहने, सुभाष चंद्र रहने, जो बहुत सारे लोग हैं, रविन्द्रनाथ टैगोर है, जो उसमें सभी लोगों जो मैंने पढ़ा है, महात्मा फुले, वो इतना बड़ा आदमी है कि एक उनकी स्टोरी सुनेंगे तो इतना इंस्पिरेशन होना चाहिए कि वो मेरे पास जो है वो बहुत कम है। लोकमान्य तिलक थे, उनके पास जो करेज था। एक बार मैं लोकमान्य तिलक जी का एक ये केसरी उनका न्यूज़पेपर निकल देती है, वहाँ वो सब अभी म्यूजियम किया है। एक बार वहाँ गया था, मैं बहुत तकलीफ में था उस दिन,
मेरा एक प्रपोजल बैंक ने रिजेक्ट कर दिया था। तो मैं ऐसे आज काम नहीं है तो देखूंगा तिलक जी ने क्या क्या किया, वो गया था मैं उधर। वो घूमते घूमते एक रूम में जो डेली बैठकर वहाँ जो अग्रलेख लेते थे, वहाँ उनका एक बात लिखी थी, मराठी में है वो, मैं किसी को नहीं डरता हूँ, अगर ऊपर से आसमान गिर गया तभी उस पर पैर रख कर मैं खड़ा रहूंगा। एक ऐसे उनका एक वाक्य लिखा था, कितना करेज उसमें। वो मैंने जब पढ़ा तो मैंने सोचा कि मैं क्यों चिंता कर रहा हूँ, मैं छोड़ दूंगा चिंता और मेरा काम करूँगा। तो उनसे भी इंस्पायरेशन हो गया। आपके द्वारा पहला धाम या पहला विहार धाम या हॉस्टल कहाँ पर हो सकता है? कहाँ भी आप कहाँ पहली जगह दिखाएंगे वहाँ करेंगे। पहली जगह कल जगह दिखाइए, परसों हमारा काम शुरू हो जाएगा। जरूर अगर गवर्नमेंट में कुछ प्रॉब्लम हो गया तो मैं खुद बना दूंगा। आप हमारे जैन समाज के लिए एक सेमिनार क्यों नहीं लेते सर, इंस्पिरेशनल सेमिनार? वही बोल रहा हूँ, एक बार सभी लोग को बुलाने वाला हूँ, उस सेमिनार मिलेंगे, एक साथ मिलेंगे, उन क्या क्या उनकी सोच है वो भी देखेंगे। नहीं सर, आपसे मिलने के बाद में उनकी जितनी भी दुविधाएं सब 2 सेकंड में भाग जाएगी, वो मैं लिख के दे सकता हूँ। इतने पॉजिटिव ये रिस्पॉन्स। करने वाले हैं, वो बोलता हूँ साहब, बोलता हूँ हमारे गौतम साहब को एक बार मिलेंगे, हम सभी राज्य में जितने लोग हैं मिलेंगे। जरूर सर। इसके अलावा सर आपका कोई ड्रीम जो अभी तक पूरा नहीं हुआ है? कोई ऐसा एक ड्रीम जो पूरा नहीं हुआ है? एक है ड्रीम, मैंने जो जो मन में सोचा तो हो गया है, भगवान ने मुझे सब दे दिया है, आगे भी करना है, लेकिन उससे मुझको कुछ हुआ नहीं है, तकलीफ कुछ नहीं है, बहुत भगवान ने दिया है मुझे। तो भी एक रहता है ना सर, अब जैसे बोलते हैं कि अब करोड़ों का लोन मिल जाए या करोड़ों की गाड़ी ले, वो मज़ा नहीं आता है। जो हम बचपन में या स्कूल जाते समय जो बचपन में साइकिल लेते थे भाड़े पे या दोस्त की साइकिल लेते थे, वो हम भूल नहीं सकते। वैसा कोई एक जो ड्रीम आपका पेंडिंग है जो अभी तक आप कंप्लीट नहीं कर पाए, काम के प्रेशर के वजह से या कोई कोई कारण के वजह से आप आज दिन तक उसको पूरा नहीं कर पाए? नहीं ऐसा मुझे जो जो करना चाहिए था वो करते आए हूँ, जो छोटा बड़ा हो, लेकिन मैंने कुछ भी नहीं छोड़ा है, काम करते आए हूँ। ड्रीम तो एक मेरा एक ही ड्रीम है, और स्वामी विवेकानंद जी बताया है, एक बार उन्होंने बताया कि अब मुझे बार बार मत पूछो। कुछ लड़के आए थे, पूछा लड़कों ने कि साहब कौन सा काम सबसे अच्छा है ये पूरी ज़िंदगी में करने के लिए। तो उन्होंने बता दिया कि मैं आज ही बता देता हूँ, एक बार और बार बार मत पूछो, एक ही बार देता हूँ, आदमी के लिए ज़िंदगी में सबसे अच्छा अगर कौन सा काम है तो जन सेवा, लोगों की सेवा, उससे बड़ा काम ज़िंदगी में कौन सा भी नहीं है। ये फाइनल मेरी बात है, अब बार बार मत पूछो, ऐसा बोल दिया है। वो सही है। एक ही मैं भी वही मानता हूँ कि मेरी सबसे बड़ी इच्छा है कि मेरे पास जो भी शक्ति है, अधिकार है, वो लोगों के लिए, लोगों की सेवा करने के लिए मैं करूँगा, और उसमें ही मेरी ज़िंदगी उसमें ही मैं बीतता रहूँगा। आज आपकी इतनी उम्र हो गई सर, पर आज भी आप 18 साल के नौजवान के जैसे पूरा काम 18 घंटे के ज़्यादा काम करके सुनाई दिया। वो इंस्पिरेशन एनर्जी कहाँ से ले मैंने जाते हैं? उम्र का हिसाब कभी किया नहीं। आप बोल रहे हैं कि मेरी उम्र हो गई, लेकिन मुझे पता नहीं है। लोग बोलते हैं आपके पास 5 बजे जाओ, रात को 11 बजे जाओ, इंस्टेंट आप मिलते हैं। थकावट वगैरह कहाँ छोड़ते हैं आप? नहीं यार, लोग आते हैं, कुछ प्रॉब्लम रहता है तो मिलना ही चाहिए। इतने दूर से आते, तकलीफ करके आते, वो लेकर आते हैं, तो हम वापस भेजा तो कैसे फिर होगा? तो वो नहीं चलने वाला है। तो और भी वही एक बताओ, वो जो मेरा एक और तरीका क्या है, लोग काम के लिए आते हैं, उनका काम करता हूँ, बहुत सारे लोग भी करते हैं, लेकिन कोई भी आदमी को पहले सम्मान देकर काम करने का तरीका मेरा एक है। किस पोस्ट पर या किस मंत्री पद पर देख सकते हैं सर?
आगे चलकर? ये क्या वो मैं तो पूरी जिंदगी एक किसान का बेटा हूँ। मेरा एजुकेशन जो हो गए वो भी कृषि पदवीधर हूँ और 20 साल मैंने एक खेती का काम किया है। ऐसा किया है कि रात दिन किया है। बहुत हमारा जॉइंट फैमिली थी, 400 एकड़ ज़मीन थी, बहुत सारा था। लेकिन इतना होने के बावजूद मैं मेरे हाथ से वो गाय का गोटा भी साफ किया है, हल पकड़ा है, ट्रैक्टर चलाया है, और सब जो भी काम किसान करे सभी काम किया है। अभी मेरा एक है कि अब जो हमारे ये जो कृषि व्यवस्था है इसमें बहुत सारे काम करना चाहिए। किसान को कोई जितना भी रिसर्च है, कुछ यूनिवर्सिटी में चलता है, पूरी दुनिया में खेती के बारे में रिसर्च है, लेकिन वो कोई भी किसान के खेत में कुछ भी नहीं आता, किसान को कोई भी नहीं दिखाता है। इसलिए हमारी खेती भी इतना अच्छे तरीके से नहीं हो रही थी। अवेयरनेस की ज़रूरत है। हम आशा अवेयरनेस करते की हैं कि जरूरत आपके है। द्वारा बहुत से ज़्यादा अवेयरनेस बढ़े। हम चाहेंगे कि आपके द्वारा कुछ ना कुछ ऐसे वीडियो बनते रहे और कृषि को आगे से आगे बढ़ने का मौका मिले। और वैसे ही अपने सारे माइनॉरिटी सेल में जब तक आप पद पर हैं, आप ऐसे ऐसे काम करके जाएं जो छक्के चौके के हिसाब से लेवल पर कोई गिनती ना कर पाए। यही आशा रखते हैं आपसे। थैंक यू। आज हमारा ये वार्तालाप श्रीमान पाटिल साहब के साथ रहा, बहुत ही अच्छा रहा और ऐसे ही अनेक व्यक्तियों के साथ आपके समक्ष आते रहेंगे। जय जिनेंद्र।